प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का ये जो आपका टॉपिक है, आपके अपने बिहार पावन पुण्य भूमि का जो है भाषण है। और आप सब लोग जानते हैं एक ऐसा भाषण जो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा फोटो से पहचान रहे होंगे। ये देखो भाषण हो रहा है और फोटो ये देखो, थोड़ा थोड़ा फोटो दिख रहा है। और ये फोटो से पहचान रहे होंगे गुरु जी ये जयप्रकाश नारायण जी हैं। और अपने बिहार में नई क्रांति लाने वाले एक ऐसे इनका व्यक्तित्व, एक ऐसा इनका जो है निशान, एक ऐसा इनका नाम, ऐसा इनका पद चिन्ह जो पूरा बिहार इनका जो है बिल्कुल उसका अनुकरण करता है। प्यारे साथियों, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि जयप्रकाश नारायण अपने बिहार पावन पुण्य भूमि की ये रहने वाले थे। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग जो है फटाफट लाइव हो जाओ जल्दी से। जितने मेरे साथी हैं सब लोग स्टेटस लगा दो। बाबू हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज की क्लास मिस मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और जो कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप सब लोग को एक बात मैं याद दिला दूं, आप मात्र आधे घंटे से 40 मिनट वीडियो मेरी देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं का भी क्वेश्चन होगा, आप देख लेना, आपकी उंगली पर नागिन डांस करेगा कि यार सर ने किस स्टाइल में पढ़ा दिया, पूरा का पूरा मुझे समझ में आ गया। इस अंदाज में आप सबको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो मेरे नए सदस्य आए हैं, जो मेरे नए मेहमान हैं, एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना बाबू। आप सबका ये मुटका भैया, आपका ये दिनेश शाश्वत सर, आप सबसे ये वचन दे रहे हैं कि पूरी हिंदी में 2025 बोर्ड एग्जाम के पहले आप सबके जो है जुबान पर याद करा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल आप सबको दिख रहा होगा, क्या देखिए यहां पर 12th बिहार बोर्ड हिंदी पाठ जो है संपूर्ण क्रांति और बाकी आपका मुटका भैया। अब यहाँ पे देखो, ये अपने जो है बिल्कुल परम पूज्य श्रद्धेय कौन, बिल्कुल जो है जानते होंगे भाई आप लोग, जयप्रकाश नारायण जी को चेहरा अच्छे से पहचान रहे होंगे। ये जो है ऐसे नहीं है जो पर्चे के मोहताज हो, इनको तो हर कोई बच्चा जानता होगा अपने बिहार का। देखिए, जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 है और निधन 8 अक्टूबर 1979। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाएगी कि जन्म इनका जो है 1902 और जो है निधन जो है 8 अक्टूबर 1929। ये बात आप सबको याद होनी चाहिए। जन्म ध्यान देना, जन्म जो है सिताब दियारा गांव, गांव का नाम जो है क्या है, सिताब दियारा, और ये उत्तर प्रदेश के बलिया, ध्यान देना बलिया जो है उत्तर प्रदेश जिला में लगता है और बिहार के एक सारण जिला है, दोनों के बीच में स्थित है, लेकिन इनको माना जाएगा बिहार का ही, दोनों के बीच में ये बॉर्डर पे स्थित है। पुकार का नाम, इनको जो भैया बचपन में जिस नाम से बुलाया जाता था, इनको जिस नाम से पुकारा जाता था उसे क्या कहा जाता है भाई, बचपन में इनको बाउल नाम से बुलाया जाता है। बाउल, ए बाउल, बाउल जी, ए बाउलवा, मतलब इनको बचपन में ना, बचपन में जान ही रहे हो नाम कैसे सब लोग रखते हैं, इंटू पिंटू चिंटू ऐसे बुलाते हैं, बाउल ओल बबलू, है ना ऐसे ना। हाँ भाई, ओए भाई ओए, हे राम भोरे, हे राम सब है ना, ऐसे नाम गांव रखते हैं। तो इनका बचपन का नाम बाउल था, लेकिन जब थोड़ा बड़े हुए ना इनको सब जेपी कहने लगे। आपको पता है गांव में जो है ना, गांव में सब जो है बहुत ज्यादा जो है शॉर्ट फॉर्म जल्दी ढूंढते हैं। ध्यान रख, गांव में तो पहले एक ऐसा नाम लोकप्रिय करते हैं, लेकिन जब हम लोग जब जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं तो अपनी जो फ्रेंड सर्किल लोग रहते हैं वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ज्ञानेंद्र सर के आपके देखो, उनको जी के सर बोलते हैं ना, जी के सर बोलते हैं। अब आप सब लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, हमारे बहुत से ऐसे सदस्य जो है, सम्मानित सदस्य हमारे साथ हैं और जो हमारे साथ जो अभी जो है कुछ दूर भी रहते हैं, वो मुझे डी के सर बोलते हैं। दिनेश कुमार पांडे को क्या बोले, डी के सर बोलते हैं। ऐसे इनका जयप्रकाश से क्या बोले, जेपी नाम से, जयप्रकाश, जय से जय, पी से प्रकाश नाम से जो है इनको ये प्रसिद्ध हुए। और अपनी जनपक्षरता के लिए लोकनायक भी कहा गया। लोकनायक का मतलब, जनपक्षरता का मतलब जनता के हित के बारे में हमेशा बात किए, जनता की समस्या के लिए हमेशा ये आवाज उठाए। इसी के रूप के चलते ये जो है इनको जो है क्या कहा गया, लोकनायक। लोक मतलब सभी में, सभी जनता में जो है क्या नायक रहे, सभी लोगों के जो है ये क्या रहे, हितैषी ऐसे रहे, जिनकी वजह से इनको लोकनायक की उपाधि भी दी गई है। माता का नाम जो है, माता जी का फूल रानी और पिताजी का हर्षु दयाल नाम था और पत्नी का नाम प्रभा देवी था। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसिद्ध की ये जो है क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, चलो। और इनकी शिक्षा की बात किया जाए, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है, शिक्षा की बात किया जाए तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, इनकी आरंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई। फिर पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए, यहीं बिहार में
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप लेना 2024 इस बार के एग्जाम में पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था भाई। क्वेश्चन क्या पूछा था, आप सब लोग जल्दी से छापो बाबू। क्वेश्चन वहां पे था, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, ये था क्वेश्चन। वहां पर ऑप्शन एक जयप्रकाश नारायण था। आप लोग बताओ, जो बच्चे पेपर पिछला वाला देखे हैं, हाँ या ना, एकदम हाँ या ना में जवाब देना। 100% क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन आया था। सोचो कितना डेप्थ में पूछा था। आप सब लोग अगर इसको नहीं, इस लाइन को ना पढ़ते तो आप सोचते यार ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। भैया यही सेम क्वेश्चन, यही लाइन थी जो है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किसने किया, तो भैया यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा इनकी अधूरी छोड़ी गई। ठीक है, जैसे उसी समय क्या हुआ, एक असहयोग आंदोलन होने लगा। आप सब लोग जानते होंगे असहयोग आंदोलन 1920, तो उस समय इनकी शिक्षा पूरी अधूरी हो गई, शिक्षा छोड़ दिए। और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए, अमेरिका गए। कहां गए ये शिक्षा प्राप्ति के लिए, अमेरिका। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले और क्या, विस्कंसन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। मार्क्सवाद जो है और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। मां की अस्वस्थता के कारण ही पीएचडी ना कर सके और देश लौट आए। मतलब इनकी माता जी की तबीयत खराब होने की वजह से फिर वापस आ गए। मां अस्वस्थ होने के कारण इनको फिर इनको वापस आना पड़ा। और भैया क्या हुआ, इनका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाया। इनकी पीएचडी जो है कंप्लीट नहीं हो पाई, पीएचडी अधूरी हो गई। फिर क्या हुआ, ध्यान देना। राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा, 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है, 1929, आपको पता है कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 के बाद जो है दिन जो हर साल जो नए नए अध्यक्ष बनते गए। और आप सबको पता है इसके संस्थापक ये जो हुम थे, उसी में जो है 1929 में ये भी शामिल हो गए, जयप्रकाश नारायण जी। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। कब जेल गए, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसी के समय जो है आंदोलन के समय ये जेल गए। फिर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में ये अहम भूमिका निभाई। 1929-1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति थी उससे स्वयं को अलग किया। और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है सर्वोदय आंदोलन किसका है, तो विनोबा भावे का था। तो 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से इन्होंने जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। 1974 में छात्र आंदोलन का, भैया किसका नेतृत्व किया, छात्र आंदोलन का। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछता है बार बार कि जो है यहाँ पे ये वाली लाइन, ये बार बार पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस वर्ष जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए, किस वर्ष छात्र आंदोलन में शामिल हुए। बाबू याद रखना 1974। सोचो आप इनकी बारे में अभी पूरा मैं बताऊंगा, एक इनके इतिहास पढ़ोगे दोस्त। अभी सोचो कि इनका बुजुर्ग होके छात्रों का जो है यंग बनकर जो है, मतलब थे पूरी तरीके से बुजुर्ग, लेकिन यंग का रूप धारण करके छात्रों के बीच जो है कंधा में कंधा लगाकर खड़े होकर जो है ये आंदोलन कर रहे थे। एक बुजुर्ग होके, जो कि हर बुजुर्ग ये सोचता है अरे यार हमसे क्या मतलब, अपने जीवन अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। लेकिन ये जयप्रकाश नारायण जी ऐसे थे, अपनी एज ज्यादा होने की अवस्था के बावजूद जो है प्यारे साथियों इन्होंने जो है छात्र आंदोलन के साथ आए। यही क्वेश्चन बार बार पूछता, अंडरलाइन करके छाप लेना दोस्त, ठीक है। और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जनता पार्टी का जो गठन हुआ था इन्हीं के जो है मार्गदर्शन में हुआ था। और इनका जो सम्मान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृतियां, ध्यान है, पढ़ेंगे कृतियां, देखिए कृतियां, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी,
और कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी भी लिखी, निबंध भी प्रकाशित। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1965 में भैया इनको समाज सेवा के लिए, किसके लिए? समाज सेवा के लिए 1965 में समाज सेवा के लिए इनको पुरस्कार मिला। किसके लिए? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए इनको पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा मिला हुआ सम्मान? मैग्सेसे सम्मान। क्या? मैग्सेसे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, इसको भी नोट कर लेना। ये सब एग्जाम में पूछता है लल्ला, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। मैग्सेसे सम्मान इनको कब मिला? 1965 में मिला। आप बोलोगे गुरुजी किस लिए मिला? समाज सेवा के लिए मिला। और भैया और तो और बड़ी बात यहाँ पे देखिएगा, 1998 में जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान, 1998 में भारत रत्न भी मिला हुआ है। 1998 में क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है बाबू। आप सब लोग ये भी बात आप सब लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगली बात देखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता, इनका इनका जो विश्वास था अस्थायी था, और क्या? प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। विदेश का मतलब आपसे पूछेगा कहाँ इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण करने गए, कहाँ पढ़ाई करने गए, तो आपको बताया जाएगा। तो आप कहाँ बताओगे? अमेरिका। अमेरिका से जो भैया जब पढ़ाई करके वापस आए तो ये अपना पूरा नेतृत्व, अपना पूरा जीवन संघर्ष पूरा झोंक दिए। किसमें? किसमें झोंक दिए भैया? आप सब लोग बताइए। यहां पर देखो लिखा हुआ है, जनता के लिए। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता, लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान भी चलाए। और क्या हुआ? पड़ोसी देश अपना क्या? नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग रहा। उसमें भी इन्होंने योगदान किया। जो नेपाल में जो है चल रहा था संघर्ष, कौन सा? आप सब लोग ध्यान देना। वहां पर भी लोकशाही, वहां पर भी इन्होंने जो किया, क्या किया? अपना योगदान किया। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका भी निभाई। गजब का क्वेश्चन है भाई। आप सबसे पूछेगा भूदान आंदोलन किसका था, तो प्यारे बच्चों आप सबको बताना होगा विनोबा भावे का आंदोलन है। उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई हुई है। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में क्या हुआ भैया? छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। आप सब लोग बोलोगे गुरुजी युवा और छात्र क्यों जो है आंदोलन किए? देखिए सीधी सीधी बात है, आपके सामने लिखा हुआ है। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्ण दमन किया गया, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में क्या हुआ? छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद, याद रखना, क्या बुढ़ापा, बूढ़े भी हो गए थे, बीमारी से ग्रस्त भी थे, बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अभी अभी आपको बताया था कब? 1974। डेट जरूर याद रखना, सन जरूर याद रखना, ठीक है, 1974। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए। याद रखना ये भी बात, पॉइंट, यही क्वेश्चन पूछता है। जयप्रकाश को और किस नाम से पुकारा गया? लोक नायक नाम से कहकर पुकारे गए। और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
किस क्रांति का नारा दिया? संपूर्ण क्रांति, मतलब सभी के लिए क्रांति, संपूर्ण, कुछ बच नहीं रहा है। और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उन पर जो है अमल करने की जो है इन्होंने व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। देश में सत्ता परिवर्तित हो गई, लेकिन अभी जो है संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी भी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे, जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, पूरी तरह एकदम, भाई बीमार थे ही, बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। पटना में उनका अवसान हो गया। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोक कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस देश में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की जरूरत है। अभी बहुत से लोगों की जो जन संरक्षण, मतलब जनता के संरक्षण की लिए जो है आंदोलन या अभियान चलाया जाए, अभी भी ये जरूरत है। तो इनका जो है एक जो है जो क्रांति थी, इनका जो एक भाषण था वो किसमें था? संपूर्ण क्रांति में। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मैं संपूर्ण क्रांति जो है आज पूरा डिटेल सिखाता हूँ। थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी, परेशान मत होना, साथ देना पूरा दोस्त। आज आप सबको मैं संपूर्ण क्रांति दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने संपूर्ण क्रांति आप सबके सामने दिख रहा है। आप सब लोग देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही बीच बीच की लाइन आप सबसे एग्जाम में पूछता है। आप सब लोग साथ देते रहिएगा, मैं अंडरलाइन करूंगा, उसको नोट कर लेना। बीच बीच की लाइन आप सबसे पूछता है, कहां पर जो है कहां से क्वेश्चन पूछता है, और यही बीच बीच की लाइन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप सबको बताऊंगा, इस बात को ध्यान देना। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश के नारायण संपूर्ण क्रांति, ध्यान देना, नोट पॉइंट। 5 जून 1974 के जयप्रकाश नारायण का जो ये क्रांति थी, क्या थी भाई? संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण। आपसे पूछता है कि जो है क्या है संपूर्ण क्रांति? भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। जनमुक्ति कहां से? जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में अपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन संपर्क के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब ये जो है आराम से अपनी बातों को कह रहे थे, जनता बिल्कुल ध्यान से मंत्र मुग्ध हो गई थी, आराम से जनता इनकी बातों को सुन रही थी। वैसे भी जयप्रकाश नारायण को जनता बहुत मानती थी, बहुत विश्वास रखती थी। एक ऐसे नेता थे, इन पर बहुत भरोसा करती थी। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसी भीड़ कभी इकट्ठा हुई, ना कोई ऐसा प्रेरक भाषण और ना पुरअसर जनसंवाद कायम हो सका। तब से 5 जून 1974 के बाद उस गांधी मैदान पे ना तो अभी जो है ऐसी कभी भीड़ इकट्ठा कोई कर पाया, ना कोई ऐसा संवाद रख पाया, ना कोई ऐसा भाषण बोल पाया जयप्रकाश नारायण के बाद। प्यारे साथियों, अब आप सबको मैं बताता हूं संपूर्ण क्रांति, पूरी संपूर्ण क्रांति के बारे में, इनकी पूरी इतिहास के बारे में आप सबको यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा से साथ दीजिएगा। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, ये बात नोट रखिएगा, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, भाषण था। बिहार छात्र संघर्ष समिति, ऐसे बोलते ना, भाषण ऐसे तो होता है। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में
उनका था, सुनता तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दें या नहीं। तो प्यारे साथियों, मैं पूरा भाषण आप सबको मैं अच्छे समझाता हूं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। बहुत दुखद स्मृतियों को, जो बातें भूल गए थे, वो जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, किस अस्पताल? बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू ने तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। दिनकर जी बहुत प्रसन्न दिखे। उन्होंने हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपकी इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं तो तालियां तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप। दिनकर जी इनसे कहते हैं कि जो आपने क्रांति शुरू की है, जो आपने संपूर्ण क्रांति शुरू की है, जब इसके बारे में सुनता हूं, जो आंदोलन शुरू किया है, जब इसकी जितना मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, उससे भी अच्छा आप जो है आंदोलन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? और अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार में मैं आपसे कहूंगा, वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। हुंकार मेरे मुंह से तो नहीं सुनोगे, लेकिन जो मेरे विचार होंगे वो हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियां का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा। कितनी बड़ी बात है! बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोलियां और लाठियों का सामना करना होगा, और क्या, जेलों को भी भरना होगा। प्यारे साथी, ये बात यहाँ पर कही गई है। जमीनों की कुर्कियां होंगी, जो आप सबकी जमीन है भाई, कुर्कियां भी हो सकती है। कुर्कियां मतलब सरकार कब्जा भी कर सकती है। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, क्या है? ये क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू ने, ये क्वेश्चन बार बार पूछता, आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको लिख लेना। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों देश की जनता को जाना है। प्यारे साथियों, आप सबके टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दूंगा। आप सब लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जैसे ज्वाइन करेंगे तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में टेलीग्राम पे तुरंत जो है, इसको मैं अभी क्लास एंड होने के बाद तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने हैं या तो फांसी पर लटकाए गए हैं, जिस स्वराज के लिए लाखों 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 लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है, उसमें जनता कराह रही है। प्यारे साथियों, बहुत दर्द की बात है। उसमें क्या है भाई, जनता जो है क्या कर रही है? कराह रही है। प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे ध्यान देना। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं है, कोई काम का जनता का निकलता नहीं है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में भी कब जाएंगे तो भी जो है क्या, रिश्वत चाहिए। बैंकों में जाएंगे, रिश्वत चाहिए। हर जगह क्या है भाई? बिल्कुल रिश्वत ही रिश्वत है। जहां भी हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। और शिक्षा दी जाती है तो गुलामी की शिक्षा। अगर शिक्षा दी भी जा रही है तो गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिश्वतखोरी चल रही है और कुछ नहीं है। देखिए कितने अच्छे सुविचार हैं अपने नारायण जी के। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है,
गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लग रहे हैं, लेकिन गरीबी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे वो। जो शब्द सुनाए बहुत हृदयग्राही थे, और जो शब्द सुनाए बहुत हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक थे रामनाथ जी गोयनका, जो थे इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक थे, के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने ब्लिंगटन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी, उनकी यह कविता सुन के उनका यह वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते हैं, एक एक शब्द में अंगार होते। भाई जो अच्छे कवि होते हैं उनके एक एक शब्द में अंगार होते हैं। मतलब जैसी सिचुएशन होती है, प्यार की अगर बात लिखेंगे तो एक एक शब्द में मधुरता होती है, अगर आंदोलन की बातें लिखेंगे तो एक एक शब्द में अंगार होंगे। आज दिनकर जी ने जो कविता लिखते, नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देशों के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं और न राम वृक्ष बेनीपुरी। दोनों आज कवि होते तो शायद नारायण जी को एक कमी न खलती। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, तो लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, या हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथ में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, छात्रों ने क्या कहा, छात्रों से सब बातें बोले, तो छात्रों ने क्या कहा, प्रकाश जी, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय मैंने उनकी आग्रह को स्वीकार किया। मतलब बच्चों से बोले कि आप सब लोग आगे आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग स्वीकार करिए, मैं आप सबका नेतृत्व करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन बच्चे ने बोला कि आपको मार्गदर्शन से काम नहीं चलना होगा, आपको आना होगा। तो ये अपनी बात को टालते रहे, ना आना पड़े, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का। जब जयप्रकाश नारायण ने स्वीकार किया तो इनको अपनी अयोग्यता जो है समझ में आई। क्या? नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करके पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात सुनूंगा। जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय पर मेरे पास, जितना समय मेरे पास होगा, उनसे मैं बहस करूंगा, समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समितियों जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा।
इनका एक मतलब था। सुनेंगे सबकी बात, मानेंगे सबकी बात, देखेंगे सबकी बात, बहस भी सबसे करेंगे, चर्चा पर चर्चा भी सबसे करेंगे, लेकिन फैसला इनका खुद का होगा। इनका एक फंडा है, लेकिन फैसला मेरा खुद का होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। सही बात है। जब कभी भी नेतृत्व कोई करता है तो उसका नेतृत्व जो होता है, नेतृत्वकर्ता की अगर बात मानी जाती है तभी वो जो है बात सत्य होगी, नहीं तो किधर बिखर जाएगा कुछ नहीं पता, नहीं तो किधर बिखर जाएगा कुछ नहीं पता। ठीक है। बहुत दिनों के सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईसीएससी का विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी वह सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम बच्चे थे, मतलब पढ़ने में तेज थे, अव्वल बच्चे थे उस समय के विद्यार्थियों में। और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो और उनकी बातें कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, सम्मान का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी ऐड या सरकारी मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। इनको सरकारी मदद नहीं चाहिए था। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं फिर क्या हुआ, किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईसीएससी की। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने। ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। किसका भाषण सुने थे तब अमेरिका गए थे? स्वामी सत्यदेव का। स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना और अमेरिका गए। अमेरिका के बारे में, अभी अमेरिका नहीं गए, सुने हैं। कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार। बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी सोच थी, मजदूरी करके, वो भी कहाँ, अमेरिका में मजदूरी। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे, आंदोलन तो गिराओ, मुझे हाँ पढ़ना है मुझे, आगे मुझे पढ़ना है। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था तो चढ़ाव पर जो था उतर चुका है। इस बीच अमेरिका के कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इस बीच अमेरिका से कुछ जो है शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसीलिए अमेरिका गया। अमेरिका गया। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते भी थे क्या, हमारे कुछ लोग क्या बोलते थे, जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे। जिनका नाम नहीं पता, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसके बारे में कुछ जानते नहीं, उनको ये नहीं पता किस गालियों से, कितनी गालियों से पुकार, मतलब गालियां देते रहे हैं वर्षों से। क्या बोले, गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए। ये बाहर पढ़ने चले गए, बहुत से लोग इनसे ज्वलन जो लोग रखते थे, वो लोग बहुत इनको गालियां दिए, क्योंकि बाहर पढ़ाई करने चले गए। इसीलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। इसीलिए इनको जो है क्या, इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है, इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। देख रहे हो कैसे बात बोल रहे, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। गजब गजब के खिलाफ नारे लग रहे थे। ये नारे लगाए। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों, देख रहे हैं, बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते थे वहां काम किए, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम वहां 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे।
एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, एक रूम में कई लोग मिलकर रहते थे, जिससे ज्यादा रेंट ना पड़े, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, कुछ जो पैसा बचाते थे, कुछ कपड़े बचाने के लिए, कुछ जो फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में, या बर्तन धोकर या वेटर का काम करके शाम को रात को खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आएगा आया। बराबर 2-3 लड़कों कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिका लड़का साथ में रहता था, अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इसी गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ आठ टाइम में, मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम होता था, या जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का भी मैं काम किया हूँ सुसाइन पार्लर में। सुसाइन पार्लर में जूते भी साफ किए हुए हैं। उनसे उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटल में मैं करता था। ध्यान देना, अमेरिका में इतनी आसानी से पढ़ाई नहीं किए हैं। देख रहे हैं कितनी दर्दनाक बात है दोस्त। बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का। ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच जब ट्यूशन में पढ़ाने लगे तो कुछ आराम से रहे। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ही जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में विस्कासिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्राटस्की का जमाना था। 19 ये क्वेश्चन पूछता है, 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया। क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और जब वह भारत लौटा था, और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व किया जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलोगे गुरुजी बुर्जुआ का मतलब क्या होता है, तो आप सबको अगर मैं बोलूं कि भैया बुर्जुआ का मतलब क्या होता है, तो आप सब लोग क्या बताओगे? जल्दी बताओ। पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला। क्या? बुर्जुआ का मतलब पूंजीपति वर्ग, इसको आप बोल सकते हैं पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग, ठीक है। आपने जो आइसोलेट नहीं करना चाहिए, पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर, ध्यान देना, मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वह जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के, डीजल अपना खरीद करके लेकर के आ रहे हैं। जहां तहां रोका है इनको, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें वह यह खतरा है कि वह खतरा है, यह खतरा है, वह खतरा है, से बोल रहे थे। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, रास्ता भी भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। ये तो बिगड़े भी होंगे छात्र लोग। छात्र क्या होंगे? बिगड़े भी होंगे।
फिर क्या हुआ भाई, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वो उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। मैं नहीं जानता इस तरीके का जो है व्यवहार कभी अंग्रेजी जमाने में भी हुआ हो। लोग रेल से उतार दिए गए, बसों से भी उतार दिए गए, टिकट था उनके पास फिर भी उतार दिए गए। बेटिकट लोग थे उनको उतार दिया गया, उनको भी। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा कर सकें, अपने जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें हुए। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करें कोई तो दूसरी बात है भाई, उनका पूरा अधिकार है, अपना जो है क्या सभा कर सकते हैं, अपनी बातें बोल सकते हैं। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। कितनी बड़ी बात है, दीक्षित के मुंह से सुने थे कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो ये बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है, यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? किसकी हिम्मत की लोगों को पटना आए से रोक लें? उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है, डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ये जनता का देश है, डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार करके वह बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है, इसलिए मुझे जो है ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी कैसी? इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। सोचो, इतनी इस अवस्था में ऐसी बातें कर रहे हैं। मित्रों, एक बात तो आज यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ ही चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं। अब जरा आप अपने को बांध के बोलूंगा। अभी हाल में मैं बेल्लोर में था तो हमने परम मित्र और स्नेही उमा शंकर को, जो दीक्षित पटना आए थे, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ ही साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें यह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे, भी कुशनपुरा फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी भी थे, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे, उनको क्या ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता, मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहें ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, जिनके भाव बहुत अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी जी कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, हमें तो इस व्यवस्था से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। ठीक है, अपनी अकल के मुताबिक मैं विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा।
हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जुर्रत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू का यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। बापू की बात नहीं भी मानते थे, अगर उनकी बात कोई नहीं माने तो बापू के अंदर इतनी उनके अंदर महत्ता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेस से समझाना चाहते थे, समझाते थे, तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में मैं तो घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया। गया बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता भी था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे, बहुत बहुत पता नहीं क्यों मानते थे जवाहरलाल जी। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनकी आलोचना भी करते थे कटु। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए और लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने। मैंने उनकी भी आलोचना की, उनके तार भी दिए कि वह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है, इंदिरा जी से भी मेरे मतभेद है, वो जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद है उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी पर राष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में भी था, हंगरी के मामले में था, और कोई गर्व नहीं करता हूं। मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा जवाहरलाल जी से के बाद मानना पड़ा, बाद में जवाहरलाल जी को मानना पड़ा जो हंगरी मामले में जो बोला था। तिब्बत के बारे में मेरी बात जो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके, ऐसा घाव लगा। जब चीन ने आक्रमण कर दिया, वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, वो कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा कभी करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। तो प्यारे साथियों, अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। इन अकाउंट मनी करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इस तरह कहेंगे जो है करप्शन हटाओ, लेकिन जो है सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च करेंगे। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। चलिए भाई, वो दो है, दूसरी स्लाइड आ गई थी, ठीक है। इसमें स्लाइड नहीं है। आज से नहीं बरसों से मैं पुकार रहा हूं, क्योंकि वो बातचीत का आ गया था, ठीक है, थोड़ा मिस हुआ था। आज से नहीं बरसों से मैं पुकार रहा हूं भाई, चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई सुनता है? नहीं सुनता। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता हूं, और मैं ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मैंने पुराने विचारों को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया था। केवल आपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है। तो वह शायद ही दलयुक्त होगा, और आश्चर्य कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की ना जाने छात्रों, ना विपक्षों, राजनीतिक दलों की, ना सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है। इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा, तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निवेचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार भी उठा है, कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों में की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी आसानी से समझ लेंगे, और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू की जाएगी। यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं, तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में, यह कि आज परिस्थितियों में आम जनता के मतदान के या केवल इतना ही अधिकतर प्राप्त है कि चुनाव में अपना मतदान करें, परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, और ना उम्मीदवारों के चयन मतदाताओं का हाथ होता है। ठीक है। और ना चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभावी शक्तियों यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत को प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों का निरंतर पड़ता है, वह स्वतंत्र साहसी प्रेस होता है। ठीक है। विधानसभा का अगला चुनाव हो, तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा उम्मीदवार खड़े किए जाएं, उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती, तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा, उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है, तो उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा। आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश, स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में वे एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है, जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की बात की जाए, या पुलिस की बात की जाए, अन्य किसी प्रकार के घूसखोरी चलती ही रहती है। तो साथ ही साथ जिन बड़े किसानों के बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, उनका भी विरोध से ये समितियां करेंगी। मैं इस तरह के अन्याय होते
में इस तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी करेगी। तो प्यारे साथियों, यहाँ छात्र संघर्ष समिति की जो बात की गई है, ये जो है पूरी जनता के हित के लिए बात करेगी। कोई भी जो है नेता बनेगा तो उस पर जो है ये जो है इन पर हिसाब लगाएगी। यानी जयप्रकाश नारायण अपने बूढ़े एज अवस्था में, गरीबी अवस्था में जो है ये जो है जाके वहां पर आंदोलन किए थे, जो है क्या बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति का। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक बार पूरे अच्छे तरीके से पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव आप सब लोग बहुत आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।